तो हेलो स्टूडेंट, आज के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की फिजिक्स सेकेंड। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो यहां सबसे पहले आप पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या होता है, इसको इंग्लिश में नाम देते हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, तो सिंपल सा है कि प्रकाश से संबंधित या प्रकाश किरणों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन। प्रकाश किरण से संबंधित घटनाओं का अध्ययन। किरण प्रकाशिकी कहलाता है। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा होती है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है, एक्साइटेशन करती है, जिससे कि वस्तुएं दिखलाई देने लगती है, प्रकाश कहलाती है। जैसे कि अगर आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है और जा करके आप जो है बल्ब क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो जब बल्ब ऑन करते हैं तो ऑब्जेक्ट पर लाइटें क्या होती है, फाल्स होती हैं, आपतित होती हैं। और कोई व्यक्ति जो है जब कमरे में जाकर देखता है तो क्या देखता है कि प्रकाश किरणें जो है यहां से परावर्तित होकर उसकी आंखों पर पड़ने लगती है और ऑब्जेक्ट जो है दिखलाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो सिंपल सा है कि जब आंखों को संवेदना मिलती है तो प्रकाश क्या होती है, दिखलाई देने लगती है। तो यह घटना आपकी प्रकाश की है। अब आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात जहां पर कह सकते हैं हवा उपस्थित न हो तो निर्वात कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब यहां पर देखिए, इसको चाहे तो अगर आप किलोमीटर में बदले तो कितना हो जाएगा, 1000 से भाग कर दीजिए तो 3 इंटू 10⁵ और किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब जो है आप चाहें तो इनके द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। ये मान लीजिए सन है, यहां पर सन है और ये है आपका अर्थ। और सन से जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो कितना समय लेती हैं, तो आपको ज्ञात होगा 500 सेकेंड। ओके, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। और चाल कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इंटू समय कितना लगा, 500। तो 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1500 इंटू 10⁸ कितना हो जाएगा टोटल, ये मीटर। अब जो है इसको आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 1.5 और ये हो जाएगा 10⁻³ और 8 पहले से है तो 8 को डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए तो 1.5 10⁻11 मीटर की लगभग दूरी देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है प्रकाश का निर्वात में चाल, तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद आता है तरंग दैर्घ्य, कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह कितनी होती है। तो तरंग दैर्घ्य को हम कहते हैं वेव लेंथ, अर्थात वेव की लंबाई कितनी दूरी तक होती है। तो इसका एक रेंज है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम जो है मीटर में पैमाना होता है और एक एंगस्ट्रॉम में लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है टॉपिक प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जैसे कि आप दीवार ले लो और उस पर क्या करिए, आप बाल फेंकिए, तो क्या देखने को मिलता है कि बाल आपके जो है टकराने के पश्चात तुरंत हाथों की ओर आता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप कोई पॉलिशदार या चिकना तल ले लीजिए, पॉलिशिंग किया गया सरफेस अर्थात कोई पॉलिश किया गया एक तल ले लीजिए। तो ये जो पॉलिशिंग किया जाता है वह पारा और प्लस लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट। अब यहां पर देखेंगे तो प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है। तो यहां से प्रकाश की किरण क्या होगी? आपतित होगी और उसी माध्यम में टकरा कर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सा है कि जब कोई किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, जहां पर ये बिंदु, ये जो आपतित किरण है, इस बिंदु पर एक हम क्या करते हैं? लंब, ठीक है, लंब बना देते हैं। अब यहां पर देखिए, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, या इसको कहते हैं अभिलंब। ये हो जाएगा आपका अभिलंब, नॉर्मल, जिसे हम यन से डिनोट करते हैं। ओके, और ये हो जाएगा आपका आपतित किरण। और जहां पर ये जिस बिंदु पर गिरता है इसको हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। और परावर्तित किरण, इसको हम क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। और यहां पर आप देखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण, एंगल आई कहते हैं, जिसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को एंगल आर, जिसको हम नाम देंगे परावर्तन कोण। ओके, चलिए तब नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इनके नियम क्या हैं? तो पहला नियम है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अगर ऐसे हम ले लें तो एक ही क्या है? समतल है, एक ही तल है। और सेकंड है एंगल आई बराबर एंगल आर। इसको भी ध्यान देखिएगा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर। अगर हमारा यहाँ पर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी जो है आपको 40 डिग्री पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। प्रतिबिंब, इमेज होता क्या है? तो सिंपल सा साधारण भाषा में अगर आप देखें तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देने पर दर्पण में उस वस्तु की क्या होती है? आकृति बन जाती है। जैसे मान लो ये अगर आपका समतल दर्पण ले लें और यहाँ पर कोई एक छोटा सा पेड़ ले लें, पौधा ले लें, और तो देखेंगे कि इस दर्पण में क्या होगा? इसका इमेज प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। और वस्तु को हम क्या नाम देते हैं? वस्तु को नाम देते हैं बिंब। ओके, तो अब इसको हम जनरली सामान्य भाषा में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो यहां पर देखेंगे प्रतिबिंब, ये आप अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे और यहां पर उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे और यहां पर एक वस्तु रख देंगे। तो वस्तु से चली प्रकाश किरणें, वस्तु से चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है या क्या देखने को मिलेगा? मिलती हुई प्रतीत होती है।
यहाँ से आएगा प्रकाश किरण, यहाँ टकरा कर चला जाएगा और इसको हम आगे की ओर बढ़ते हुए बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये काट देता है और जहां काटेगा वहीं पर इसका इमेज प्राप्त हो जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल सा है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी को हम यानी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे प्रतिबिंब के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और नेक्स्ट क्या है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहते हैं रियल इमेज और आभासी को कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम मान लेते हैं ओ डैश है और ये आपका आई और आई डैश। ओके, और ये मिरर क्या हो जाएगा, M1 व M2। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी में क्या होता है, आभासी में ये आप उत्तल दर्पण ले लेंगे M1 व M2, तो यहाँ पर ओ डैश हो जाएगा और ये जहां काटेगा आई और आई डैश, इमेज प्राप्त हो जाता है। तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। जो फोटो लिया जाता है वो आपको क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो अब चलते हैं, यहां देखते हैं, ये है आपका नेक्स्ट दर्पण, मिरर। मिरर क्या होता है, दर्पण। तो दर्पण हम जानते हैं कि किसी एक भाग पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जबकि दूसरा तल प्रकाश का परावर्तक तल होता है, दर्पण कहलाता है। जैसे कि दर्पण यहां पर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण है, पहला है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और सेकंड है आपका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण में आप क्या देखते हैं, तो समतल दर्पण पर आप देखिए कि इसकी जो वक्रता होती है शून्य होती है। क्या होती है, वक्रता। तो देख रहे हैं हम, सीधा है तो सिंपल सा है कि जो इसकी वक्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या नाम देंगे, समतल दर्पण नाम देंगे, जिसके एक तल पर पारा व लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, और जो दूसरा तल होता है वह होता है प्रकाश का परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब आते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। जैसे मान लो ये कांच का खोखला गोला है और उसके काटे गए भाग को हम क्या नाम देंगे, गोलीय दर्पण नाम देंगे। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब चलते हैं, देखते हैं जो गोलीय दर्पण होता है यह भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है।
मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ओके, जैसे पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये होता है आपका कॉन्केव मिरर। और नेक्स्ट है आपका, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अवतल दर्पण है क्या? तो यहां पर देखेंगे अवतल दर्पण का डायग्राम पर समझेंगे। ये आपका है अवतल दर्पण, डिफिनीशन आप कैसे बनाएंगे, और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो डिफिनीशन पर फोकस करिएगा। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है। जिसका परावर्तन जो तल है वो क्या होता है? दबे हुए तल में होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है। जिसका परावर्तक तल क्या होता है? उभरा हुआ तल। तो ये हो जाएगा परावर्तक तल। ओके, तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ओके, तो अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, और सॉरी कॉन्केव मिरर, और उत्तल दर्पण आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब चलते हैं हम लोग मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो ये आपका है अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। इन दोनों डायग्राम को आपको बनाना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका हो गया M1 M2, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया M1 M2, और ये बिंदु हो गया दर्पण का ध्रुव। तो सिंपल सा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपका जो लाइन रेखा है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो इन दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, एफ और एफ डैश। ध्यान समझिएगा वालों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल दर्पण में जो ये तो आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो आपका मुख्य फोकस है वो वास्तविक और क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वास्तविक और ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में जो कि क्या होता है? दर्पण का मुख्य फोकस आभासी अर्थात बनते हुए प्रतीत हो रहा है, आभासी और धनात्मक होता है। तो ये आपका होता है मुख्य फोकस। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फोकस दूरी एफ व वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई 2। ओके, तो कैसे समझाएंगे? तो सिंपल सा है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी f है
यह है आपका -14 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू फाइंड करिए। तो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा कि F बराबर होता है r/2। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाइए, 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू -14 हो जाएगा और ये हो जाएगा -28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इनके प्रश्नों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।